गुड मॉर्निंग। मैं रवि फौजदार आपका टर्म एंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जो आगे का जो टॉपिक है हमारे जो विकास के विभिन्न आयाम सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के सदस्य एवं अधिगम में उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और आपको जैसा कि आपको पता है कि हमें हमारे जो सिलेबस में साफ साफ डिफाइन है, तो हम सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही साइकोलॉजी को पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को आरबीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि कुछ परिभाषाएँ हैं आपकी, जो एक दो परिभाषाएँ जैसे कि ये हैं गैसल महोदय कि विकास अभिवृद्धि के संप्रत्य की अपेक्षा अधिक व्यापक है। ठीक है, विकास अभिवृद्धि के संप्रत्य की अपेक्षा अधिक व्यापक है। एक गैसल महोदय हुए आपके, एक ईबी हरलॉक है, एक सोरेनसन है, एक गॉर्डन, इरा गॉर्डन। अब इनमें तो क्या है कि आपको कभी कभी क्या है वो पूछ लेता है इन चीज़ों को, जैसे कि हरलॉक है, अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता अपितु इस ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित उन्मुख होती हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, आप इनको पढ़ लेना है, इनमें ऐसा कुछ खास नहीं है। विकास का अभिप्राय परिपक्वता और कार्यरत। अब सोरेनसन जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। ध्यान रखना, विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसको ध्यान रखना। एक गॉर्डन क्या कहते हैं कि व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है। ये ध्यान रखना, जन्म के समय से। अब देखो सीधी सी बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको गार्डन में घुमाते हैं, तो ऐसे करके याद रखना कि जन्म से ही समय से ही उसका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो गॉर्डन जन्म से ही गॉर्डन में घुमाएंगे, यानी गार्डन में घुमाएंगे, ऐसे करके याद रखना थोड़ा सा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विकास के क्या हैं, अब यहाँ इसमें क्या है दोस्तों कि विकास का अर्थ क्या होता है। अब आपको पता है कि विकास का अर्थ होता है अधिक प्रगति या उन्नति, बस इतना ध्यान रखना है। और विकास और वृद्धि को अधिकांश मनोवैज्ञानिक एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया एक दूसरे से अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर है। लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या होती है दोस्तों, अलग होती हैं। और इसके बारे में नीचे आप लोगों को अंतर दिया हुआ है। ठीक है, अब अंतर देखते हैं हम दोस्तों, इनमें अंतर क्या होते हैं। आपको पता है कि वृद्धि सामान्यतः शारीरिक विकास, आपको पता है ग्रोथ, वो कहते हैं ना बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, यानी वृद्धि नहीं कर रहा, तो ग्रोथ मतलब किससे होती है संबंधित, शारीरिक विकास से संबंधित होती है। मतलब भागों को बढ़ना, बजनी, यानी जिसका मापन और अवलोकन किया जा सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक वृद्धि और विकास को निम्नलिखित विविधिकृत करते हैं। जैसे पहला क्या है कि वृद्धि विकास के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होता है। आपको पता है ग्रोथ किस में होगी, या तो शारीरिक पक्ष में होगी या विशिष्ट पक्ष में होगी। लेकिन विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्ष में, लेकिन विकास जो होता है शरीर के, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, कैसा भी हो, संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है। अतः विकास वृद्धि से अधिक व्यापक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये बन सकते हैं ये। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि वृद्धि व्यक्ति या जीवन काल के निश्चित समय तक होती है। वृद्धि क्या होती है, निश्चित समय तक होती है। आपको पता है लंबाई एक निश्चित समय तक ही बढ़ती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये ध्यान रखना। और व्यक्ति का विकास निरंतर होता है। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि विकास जो है सार्थक, मतलब अगर वृद्धि नहीं हो रही ना किसी व्यक्ति की, मतलब बौना रह गया कुछ, लेकिन विकास तो होगा उसका, जीवन पर्यंत चलेगा उसका विकास। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना आप लोग। अगला पॉइंट है इसका दोस्तों, चौथा पॉइंट जो है वो क्या है कि वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष व विकास उसके कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा क्या है कि जैसे वृद्धि जो होती है व्यक्ति की संरचना कैसी है, मतलब लंबा है, चौड़ा कैसे, लेकिन विकास उसके क्या है दोस्तों, कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है कि इन सभी शरीरों के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, कार्य के बिना संरचना का महत्व गौड़ है, बस। ठीक है, संक्षेप में विकास को गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। व्यक्ति के विभिन्न सार्थक समर्थता या विस्तार देता है। हरलॉक के शब्दों में कह सकते हैं कि विकास अभिवृद्धि एक सीमित नहीं है, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता दोस्तों, बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की परिवर्तन और प्रगतिशील क्रम निहित होते हैं। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, बस इतना ध्यान रखना है। 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं आप लोगों को, इनमें से क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब देखो विकास की कैसी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, विकास की जो प्रकृति है ना वो कैसी होती है दोस्तों, इसके बारे में देखो क्या है कि प्रकृति को सिद्धांतों को समझा जा सकता है। ठीक है, अब कि प्रकृति को विकास के सिद्धांतों द्वारा समझा जा सकता है। गैरीसन और अन्य के अनुसार वह बालक विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों से सिद्ध किया गया है कि परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। अब निश्चित सिद्धांत क्या है, जैसे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। आप लोगों को पता है कि बालक का विकास क्या होता है, एक निश्चित प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया में होता है। ठीक है,
क्या 3 वर्ष में और आपको पता भी होगा, ये ध्यान लाइन अंडरलाइन कर लाएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा विकास किस में होता है, तो बालक का प्रथम जो 3 वर्ष होते हैं ना बालक के विकास के लिए बहुत तीव्र होती है, उसके बाद धीमी हो जाती है, फिर किशोरावस्था में वही तेज हो जाती है। ध्यान रखना। स्किनर ने विकास प्रक्रिया की निरंतरता सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ये ध्यान रखना। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? निरंतरता। अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि निरंतरता का सिद्धांत किसका है? स्किनर का। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ठीक है, आप लोगों को ये मेन पॉइंट याद रखने हैं और कुछ नहीं। अगला है देखो, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। कैसे होता है दोस्तों? जैसे कि सुव्यवस्थित क्रम में, जैसे आपादीय याद रखना, सिर से पांव या सेफेलोकॉर्डल याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सेफेलोकॉर्डल वाला। ठीक है। दूसरा है भीतर से बाहर की ओर होता है, यानी प्रोक्सिमो डिजिटल, यानी प्रोक्सिमो मतलब भीतर से बाहर की ओर होता है, मतलब कि जब से सबसे पहले बच्चे का पूरा कंधा, फिर उसके बाद कोहनी, उसके बाद कलाई और उंगलियां प्रयोग किसी वस्तु को पकड़ने के लिए करता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद गामक यानी लोकोमोशन, यानी विश्व के सभी संस्कृतियों सभी बालकों में गति का विकास भी एक क्रमबद्धता में ही होता है। गति के क्रम बालक पहले बैठना, फिर घुटनों से चलना और बाद में चलना शुरू करता है। अब ये क्या है? गतिशील यानी लोको, गामक क्रियाएं होती हैं बच्चे की। ठीक है। विकास अंत्यक्रिया का एक परिणाम है। अंत्यक्रिया का परिणाम होता है दोस्तों। अंत्यक्रिया किस किस की होती है आपको पता है? वंशानुक्रम और वातावरण की निरंतर अंत्यक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है अंत्यक्रिया। ये लाइन दोस्तों पूछी भी गई है कई बार, ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि कैसी प्रक्रिया होती है? अंत्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। एक ये लाइन थोड़ा, ये मतलब ये जो पॉइंट है ना, आप इनको लिख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि निम्न में से विकास का वो नहीं है या फिर विकास का बिंदु नहीं है वगैरह वगैरह जो भी। आगे देखो, विकास एकीकृत रूप में होता है। एकीकृत रूप में कैसे होता है दोस्तों? कुप्पुस्वामी ने क्या लिखा है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है, मतलब एकीकरण। ठीक है। विकास संचयी होता है। अब आपको पता है बालक का बोला गया जो पहला शब्द होता है उसके बहुत सारे प्रयासों का फल होता है, मतलब ये क्या? संचयी, मतलब बहुत सारे उनका संचय होता है। ठीक है। अब ये क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये पॉइंट पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन पॉइंटों को अलग कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है। उसके बाद विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है दोस्तों, आपको भी पता है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे? उसके माता पिता को देखकर या वगैरह वगैरह को देखकर अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा कैसा होगा थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए बालक बालिकाओं में। अब आपको पता ही है दोस्तों, और आपने कई बार देखा भी होगा कैसे कि बालक और बालिकाओं में विकास की दर क्या होती है दोस्तों? भिन्न होती है। और विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, इसको भी याद रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं में से पुटअप होगा, आप लोगों को ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, जैसे कि ये यहाँ से एक और पॉइंट आ रहा है कि विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है। विकास प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। बस ये थोड़ा सा इनको जो मेन पॉइंट है ना, 14-15 पॉइंट हैं आपके, इन लोग को आप लोग एक अलग कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांसेस होते हैं। लास्ट एक ये पॉइंट है इसमें कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। आपको पता है बच्चे के ऊपर संस्कृति का प्रभाव होता ही होता है। आगे बढ़ जाइए। देखो, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व आपके सिलेबस में साफ साफ डिफाइन है कि वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। अब मानव विकास को प्रभावित करने वाले क्या हैं? ये दो कारक होते हैं। कौन से? एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। देखो दोस्तों, वंशानुक्रम क्या होता है? हेरिडिटी, यानी प्रत्येक मानव को निश्चित क्षमताओं और गुणों के साथ में पैदा होता है। क्षमताएं अथवा गुण उसके गर्भ के समय अपने माता पिता एवं पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना, पूर्व पीढ़ियों से। और दूसरे शब्दों में वंशानुक्रम उसे कहते हैं जो व्यक्ति को उसकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त क्या होगा? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से ही क्या है दोस्तों? वंशानुक्रम से ही व्यक्ति को सभी विशेषताएं जैसे चेहरा रंग, हाथ लंबाई, बाह्य अंग आदि आंतरिक क्रिया प्रणाली को नियंत्रित करने वाली ग्रंथियां, विभिन्न संस्थाएं भी प्राप्त होती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद देखो दोस्तों, आ जाते हैं वातावरण के प्रभाव पर। अब वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है मानव विकास पर? कि मानव का वातावरण वे भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं। अब आपको पता है वातावरण क्या आती है? सामाजिक परिस्थितियां, भौतिक परिस्थितियां आती हैं जिनमें वो जन्म लेता है, तो वो उसके विकास को कैसे प्रभावित करेंगी उसके बारे में इसमें बताया गया। जन्मजात शक्तियां अविकसित रहती हैं, चाहे वे शारीरिक हों अथवा मानसिक। मानव के विकास की गति और उसके व्यवहार पर अनेक वातावरणीय प्रभाव डालते हैं। अब देखो, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से दोस्तों। क्या क्वेश्चन बनेगा कि वातावरण में निम्न में से सम्मिलित नहीं है। अब आपको इनमें से रख देगा एक पॉइंट। अब देखो, वातावरण में क्या आता है दोस्तों? भोजन आता है, शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश आता है, संस्कृति आती है। ठीक है। और एक अगला जो पॉइंट है ना, ये परिवार। अब आपको पता है कि आपके सिलेबस में साफ साफ डिफाइन है ये परिवार, कि व्यक्ति के विकास पर परिवार की
देखो दोस्तों, अब ये क्या है कि स्थिति एवं परिवार में उसका स्थान व परिवार की परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। आपको पता है परिवार का साफ साफ डिफाइन है आपके सिलेबस में कि मतलब परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में क्या है। तो इसमें देखो, इसके बाद बालक की सोच और मानसिकता बनती है। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लाइन को याद रखना आप लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, सामाजिक व सामाजिक संबंध। बालक का विकास उसके परिवार, समाज और सामाजिक वातावरणों से प्रभावित होता है। उसी प्रकार बालक की संरचना उस देश की संस्कृति से प्रभावित होती है। आपको पता ही है बालक का व्यवहार उसके परिवार जैसे सदस्य, पास पड़ोस और विद्यालय के सदस्य गणों के क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। उसी के आधार पर बालक अपनी अनुक्रिया करता है और इन सब का प्रभाव बालक के विकास के सभी पक्षों पर पड़ता है। आगे बढ़ जाइए, पोषण, पालन पोषण का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे बच्चा को पोषित हो जाएगा अगर उसको हम संतुलित भोजन नहीं देंगे तो ये सिस्टम होता है पालन पोषण का। अब जीवन की घटना दुर्घटना, अब बालक के साथ में कोई दुखी घटना हो जाती है तो बच्चा मतलब डर सा जाता है। तो मतलब ये जीवन की घटना और दुर्घटनाएं भी बच्चे को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इस प्रकार अब आपको पता पड़ गया होगा दोस्तों कि मानव का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। मतलब मानव के विकास पर एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध कैसा होता है कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, इन दोनों की पारस्परिक आंतरिक क्रिया का परिणाम होते हैं जो विकास होता है। ठीक है, उसके बाद में इस सिस्टम से ये होता है सिस्टम इसमें पूरा। इस तरह के बालक के विकास की दिशा से तो उसका वंशानुक्रम निर्धारित करता है, परंतु उसकी क्षमताओं का पूर्ण विकास उपयुक्त वातावरण द्वारा ही संभव होता है। मतलब विकास की दशा तो वंशानुक्रम ही निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति एवं संवरण। प्रकृति और संवरण क्या है दोस्तों कि श्री टी.पी. नंद ने क्या कहा है कि अनुसार व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां वही महत्व रखती हैं जो समुद्र जहाज़ों के लिए चट्टान और समुद्र की लहरें और तेज हवाएं। वहां से मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षाविदों का विचार है कि बालक का वंशानुक्रम या प्रकृति के आधार पर ही कहा जा सकता है। विचार है कि बालक का जो वंशानुक्रम या प्रकृति के आधार पर ही कहा जा सकता है कि उसका विकास किस सीमा तक किस दिशा में होगा। ये बालक के वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसमें जो आप लोगों को याद करने लायक चीज़ है वो क्या है कि मानव का विकास अनेक कारकों पर प्रभावित होता है, जिसमें दो प्रमुख कौन से हैं दोस्तों, प्रकृति नेचर या जैविक, और दूसरा व्यक्ति की का संवरण या पोषण। अब देखो दोस्तों, आप इन दोनों चीज़ों को याद रखना। न्यूट्रिएंट यानी एक तो प्रकृति यानी नेचर होता है, संवरण या पोषण यानी न्यूट्रिएंट, यानी इसमें व्यक्ति की जन्मजात होती है। अब आप ध्यान रखना, प्रकृति को क्या कहते हैं, जैविक, यानी जो प्रकृति से प्रदत्त होगा वो क्या होगा, जैविक होगा। और दूसरा व्यक्ति का संवरण या पोषण, ठीक है, पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त होती है, उसे वंशक्रम कहते हैं। आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि जो गर्भकाल से आरंभ होता है उसके माता पिता एवं उसके प्रदत्त वंशानुक्रम से निर्धारित होता है। जन्म के पश्चात समाज में मिला वातावरण उसके आगे विकास निर्धारित करता है। व्यक्ति के विकास का व्यक्तित्व का विकास उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। याद रखना, इसकी जगह पे वो प्रकृति और संवरण भी बोल सकता है। ठीक है, प्रकृति को क्या बोलेंगे, वंशक्रम, और संवरण को क्या बोलेंगे दोस्तों, वातावरण। ये ध्यान रखना आप लोग। वंशानुक्रम, अब आपको पता है वंशानुक्रम में वही पैतृक वंश परंपरा वगैरह आती है, पूरा सिस्टम। अब आपको देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन यहाँ से कई बार पुटअप हुआ है वो क्या पुटअप हुआ है कि एक कोशिका जो संयुक्त जाइगोट कहते हैं। जाइगोट दो उत्पादक कोशिकाओं का योग होता है, जिसमें एक कोशिका पिता की जैसे पितृकोशिका और दूसरी माता की होती है। ये क्वेश्चन बनाया कि जाइगोट क्या होता है। अब माता और पिता की प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। ये मिलकर संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े बनाते हैं, आपको भी पता ही है दोस्तों। ठीक है, अब देखो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वंशक्रम निर्धारक जीन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बनने लायक है कि जीन को वंशानुक्रम निर्धारक यानी हेरिडिटी डिटर्मिनर्स कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसमें एक जो अगला पॉइंट है वो क्या है, यहाँ से देखिए अब आप लोग कि वंशक्रम के सर्वाधिक जो प्रचलित नियम हैं वो निम्नलिखित हैं दोस्तों। आप इनको याद कर लेना और रट लेना। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से वंशक्रम के सर्वाधिक प्रचलित नियम नहीं हैं। 3 ये रख देगा, चौथा कोई और रख देगा। तो यानी बीज कोष की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, प्रभाविकता एवं वियोग का नियम। अब देखो दोस्तों, ये है सबसे पहला पॉइंट अपना कि बीज कोष की निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, बालक को जन्म देने वाले बीज कोष कभी नहीं नष्ट नहीं होते। इस नियम के अनुसार, हाँ ध्यान रखना, प्रतिपादक याद रखना, क्वेश्चन इसमें से सिर्फ यही बन सकता है कि बीज कोष की निरंतरता का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो बीज मैन के द्वारा दिया गया, बस। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाओ। समानता का नियम क्या है दोस्तों कि इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, समानता का नियम है। विभिन्नता का नियम क्या है दोस्तों, इसमें एक प्रकार इसमें माता पिता के बालक दूसरे समानता रखते हुए बुद्धि एवं रंग स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये भिन्नता का नियम है। डार्विन एवं लैमार्क ने प्रयोगों से स्पष्ट किया था, इसको ध्यान रखना। प्रत्यागमन का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार प्रकृति विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण एक जाति के
प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने की प्रयास करती है। इस नियम के अनुसार बालक को अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना। अगला है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, किसने दिया था? लेमार्क के अनुसार है अर्जित गुणों का। ठीक है दोस्तों, प्रभाविकता का नियम आपको पता है किसने दिया था? ये क्वेश्चन बना भी है कि मेंडल ने वंशानुक्रम के 2 महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए हैं। मटर प्रयोग द्वारा मेंडल के नियम बताया कि माता पिता से जिसकी गुण प्रभावित होता है वह उसकी अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को क्या कि उन्होंने बताया कि वंशक्रम वर्ण संकर प्राणी या जातियाँ आने वाले पीढ़ियों में अनेक मौलिक या सामान्य रूप की और अग्रसर, यानी किसी एक पीढ़ी से दूसरे में 2 गुणों का मेल आगे चलकर अलग अलग गुणों के रूप में प्रदर्शित होता है। इसे किसका नियम कहते हैं दोस्तों? वियोग का नियम कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना और रट लेना, वियोग का नियम किसको कहते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। वियोग का नियम यानी प्रभाविकता का नियम या वियोग का नियम। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, अब मानव विकास पर अभी हमने किसके पढ़े थे दोस्तों? अभी हमने किसका प्रभाव पढ़ा था? हमने मानव विकास भी, ये क्या है? वंशानुक्रम के प्रभाव थे, वंशानुक्रम के जो नियम थे। अब क्या वंशानुक्रम को क्या क्या प्रभावित करते हैं? मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, मानव विकास पर ये क्या है? वंशानुक्रम के सर्वाधिक प्रचलित नियम थे। अब हम वंशानुक्रम को कौन कौन प्रभावित करता है ये ध्यान रखना। इसमें से क्वेश्चन बनने लायक है, जैसे कि वो पूछ सकता है आप लोगों के निम्न में से मानव विकास के वंशानुक्रम को प्रभावित नहीं करता है, तो 3 इसमें से रख देगा, चौथा कोई और कर देगा। या फिर इसमें से पूछ लेगा कि निम्न में से मानव विकास के वंशानुक्रम को प्रभावित करता है। देखो, मूल शक्तियों का प्रभाव होता है। मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम थॉर्नडाइक ने बताया था, इसको अंडरलाइन कर लेना कि मूल शक्तियों का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। 50 जुड़वा बच्चों की समानता जानने के लिए उसका अध्ययन 6 प्रकार की मानसिक परीक्षाओं के आधार पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, मूल शक्तियों का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। शक्ति लक्षणों यानी शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। अब शारीरिक लक्षणों पर कॉर्ल पियर्सन के अनुसार है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। बुद्धि पर प्रभाव, गार्डर्ड का विचार है कि तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान है, तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि की मंद बुद्धि होती है। बुद्धि का प्रभाव मतलब ये वंशानुक्रम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कैसे कि अगर मान लीजिए तीव्र माता पिता की बुद्धि तीव्र है तो उसकी संतान की भी जो है बुद्धि तीव्र होगी। ऐसा मतलब किसने कहा था? गार्डर्ड ने कहा था। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, ये क्लीन। अब देखो, हम वैसे याद रख सकते हैं कि जाति को हमेशा क्लीन रखो, यानी प्रजाति क्लीन वर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। व्यवसाय कुशलता, कैटल का मत है कि व्यवसाय कुशलता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। उन्होंने निष्कर्ष अमेरिका के इतने परिवारों पर किया था। बस इतना ध्यान रखना कि किसने किसको नियम को प्रतिपादित किया है। अब देखो, इसमें क्या सामाजिक पहलू पर प्रभाव। अब सामाजिक पहलू पर क्या है दोस्तों कि विंसेप का मत है कि प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। और निष्कर्ष रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन करके पहुंचे और रिचर्ड की पत्नी एलिजाबेथ भी उसी के समान थी। तो ध्यान रखना, विंसेप का मत है ये। ठीक है, सामाजिक पहलू पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव, महानता पर प्रभाव, ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं। हाँ, ये है, यहाँ से देखो। अब क्या है? मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव। अब आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से वातावरण के प्रभाव के कौन से बिंदु होते हैं, तो इनको याद रखना थोड़ा सा कि मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास पर वातावरण के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन किए। अब देखो, इसमें ध्यान रखना, मानव के अध्ययन अनुसार 1971 में प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले आधे से अधिक अभिभावकों सामान्य आर्थिक स्थिति के थे और उनके बालकों ने शारीरिक परीक्षा में शिक्षा प्राप्त की थी और कुछ सरकारी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के प्रभाव का वर्णन निम्नानुसार किया। देखो, शारीरिक विकास पर प्रभाव, फ्रेंच बॉन्स के अनुसार शारीरिक विकास पर प्रभाव। ठीक है, वातावरण का शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, आप लोगों को पता ही है दोस्तों। ठीक है, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। गॉर्डन का मत है ये। गॉर्डन का मत क्या है? मानसिक विकास। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव क्लार्क के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अनाथ बालकों पर प्रभाव। ठीक है, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव और व्यक्तित्व पर प्रभाव। ये किस चीज़ का प्रभाव बता रहे हैं आप लोगों को दोस्तों? वातावरण का प्रभाव बता रहे हैं, मतलब वातावरण का किस किस पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी याद रखना आप लोग। अब वंशानुक्रम और वातावरण का अंतर संबंध, ये आपके सिलेबस में डिफाइन है कि क्या भूमिका होती है, तो संबंध। ठीक है, अब देखो, मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को पृथक नहीं किया जा सकता, एक तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब इसमें क्या सिस्टम है कि देखो, व्यक्ति का निर्माण ना केवल वंशानुक्रम ना केवल वातावरण से होता है, वास्तव में वह जैविक दाय और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। ठीक है, अब इसमें जो आप लोगों को याद करने लायक चीज़ क्या है कि जो मानव जो है जैविक वंशानुक्रम और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है, ये ध्यान रखने लायक चीज़ है। आगे देखिए, अब इसमें क्या है दोस्तों कि वंशानुक्रम में वातावरण का सापेक्षिक महत्व। देखो,
आप लोग याद कर लेना, ये क्वेश्चन इन्हीं में से पुटअप होगा और आप लोग सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। देखो, वंशानुक्रम और वातावरण की अपृथकता, मतलब इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों कारक आपस में विकास को प्रभावित करते हैं, अलग अलग नहीं करते। ये दोनों का क्या होता है, क्रिया, अंतःक्रिया होती है इन दोनों में, वंशानुक्रम और वातावरण में, इसलिए अपृथकता होती है इनकी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, कि वंशानुक्रम वातावरण का समान महत्व होता है। आपको पता है वंशानुक्रम वातावरण पारस्परिक निर्भर होते हैं और वंशानुक्रम प्रभावों में अंतर करना असंभव है, ये याद रखना आप लोग। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे और आप लोग सोचेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। वंशानुक्रम वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव और मानव वंशानुक्रम वातावरण की उपज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो इसमें दोस्तों क्या है कि कुछ नियम थे। देखो, वंशानुक्रम वातावरण एक दूसरे से सहयोग देने वाले प्रभाव हैं, दोनों वंशानुक्रम दोनों ठीक है, परंतु विकास की सीमा उसकी। देखो, मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, ये ध्यान रखें। एक तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, ये रहा। प्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो मुख्य रूप से सिगमंड फ्रायड और एरिक एरिक्सन के कार्यों से प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी थे। ठीक है, ये बालक के प्रारंभिक अनुभवों को और उसके बाद में। दूसरा सिद्धांत व्यवहारवादी हैं, जो कि बालक के विकास में उद्दीपन अनुक्रिया की साहचर्यता के, अब ये व्यवहारवादी क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया की साहचर्यता के बारे में बताते हैं। अब साहचर्य, और यह साहचर्यता या तो शास्त्रीय अनुबंधन या फिर क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन प्रक्रिया का परिणाम होती है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। विकास का तीसरा सिद्धांत संज्ञानात्मक और व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण और उसके संगठन पर बल देता है। मानव विकास का यह उपागम आणविक कहा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों इसमें से, कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत और एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने, और मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, अब फ्रॉयड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ते हैं दोस्तों। आइए, इस सिद्धांत के जनक कौन है दोस्तों, सिगमंड फ्रायड, और व्यक्तित्व और उपचार पद्धति का स्वीकार सिद्धांत विकसित किया है। अब देखिए दोस्तों, मैं फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को समझने के लिए इससे पूर्व दिए गए कुछ प्रमुख संपत्तियों को समझना होगा। फ्रॉयड ने मानसिक स्तरों, प्रवृत्तियों, रक्षा युक्तियों, व्यक्तिगत घटकों और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया। देखो, मानसिक स्तर क्या होता है। मानसिक स्तर में आप लोगों को पता है कि फ्रॉयड ने मन के चेतन, पूर्व चेतन यानी प्राक चेतन और अचेतन स्तर बताए, जो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को जागरूकता की ओर ले आते हैं। चेतन स्तर में व्यक्ति सबको सम्मिलित करता है, जिसके प्रति वह जागरूक है, जैसे संवेदनाएं, प्रत्यक्षीकरण, भावनाएं, यादें, काल्पनिक प्रति, जिसके प्रति वर्तमान में हम जागरूक हैं। चेतन की मनोविश्लेषण में बहुत कम भूमिका होती है। अब पूर्व चेतन या चेतनता अचेतन को जोड़ती है। ठीक है, तो ये दोस्तों फ्रॉयड ने बताया। हाँ, फ्रॉयड के अनुसार यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते ही नहीं है। ध्यान रखना कि फ्रॉयड ने कौन से मन पर कार्य किया था, अचेतन मन पर। ठीक है, मनोवृत्तियाँ क्या होती हैं। देखो दोस्तों, मनोवृत्तियाँ हमारी आंतरिक कायिक उत्तेजनाएं होती हैं और हमारे भौतिक अनेकों मनोवृत्तियाँ होती हैं। जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानस ऊर्जा होती है। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो ऊर्जा कहते हैं। अब ध्यान रखना है, लिबिडो पूछा जाता है कि लिबिडो क्या है, तो जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा जी, ठीक है, उसको लिबिडो कहते हैं। ये ऊर्जा लैंगिकीय संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति आक्रामकता, निर्दयता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं हो दर्शाती है। दोनों मनोवृत्तियाँ समान रूप से होती हैं। तो दो होती हैं, एक तो लिबिडो और दूसरी मनोवृत्ति, जबकि मृत्यु वाली को क्या कहते हैं, आक्रामकता, निर्दयता, हत्या। रक्षा युक्तियाँ, मानव में संघर्ष, तनाव और भगनासा आदि उसके जीवन में अनिवार्य हैं। ठीक है, रक्षा युक्तियों के बारे में, भगनासा का कारण है, समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं होता। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि साधारणतः निम्नलिखित रक्षा युक्तियाँ मानव द्वारा काम में ली जाती हैं। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन बनता है बार बार, जैसे कि तर्क संगतिकरण क्या होता है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, दमन क्या होता है, प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, अंतर्वेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। ये दोनों, ये सभी क्या हैं दोस्तों, रक्षा युक्तियाँ होती हैं और इनमें से क्वेश्चन पुटअप होता है बार बार। देखो, तर्क संगतिकरण क्या होता है कि इसमें अस्वीकार्य या अविवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है। मतलब अस्वीकार्य या अविवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है। जैसे अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना और किसी कोर्स में प्रवेश न मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना, ऐसे अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब यह है कि सीधी सी बात है कि अपराधी है कोई, अब उससे पूछेंगे भाई तू अपराधी क्यों बना, तो वो बोलेगा कि बुरी संगत के कारण मैं अपराधी बना। मतलब तर्क संगत ही कर, मतलब तर्कपूर्ण जवाब देंगे इसमें। दमन क्या होता है, इस युक्ति में अवांछनीय या अस्वीकार्य
विचार, भावों या यादों को अचेतन में धकेल देना, क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करना होता है, मतलब जबरदस्ती धकेलते हैं, मतलब फोर्सफुली, ठीक है। दमन। प्रतिस्थापन क्या होता है? इसमें सांवेगिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे कि माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर क्रोध में अपने खिलौनों को या छोटे भाई बहन को पर निकालता है। जैसे कि मैंने अपने छोटे भाई को डांट दिया, तो वो अपना छोटा भाई मेरे से तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपना क्रोध कहाँ पर निकालेगा दोस्तों? किसी खिलौने पर, या अगर वो साइकिल चला रहा होगा तो साइकिल को पटक देगा ऊपर से ही। तो मतलब ये प्रतिस्थापन होता है, मतलब अपने, ठीक है। तो सांवेगिक प्रतिक्रियाओं का प्रतिस्थापन कहते हैं इसको, ठीक है। प्रक्षेपण क्या होता है? कि व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण पर या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है, मतलब गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है। जैसे मैं उसे घृणा करता हूँ के बजाय वह मुझसे घृणा करता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि प्रक्षेपण कैसे कर दिया कि भाई मैं भी किसी का बुरा नहीं बना और मैंने उसको बुरा भी ठहरा दिया। कि मैं कहूँगा भाई, मेरे से कोई दोस्त पूछे कि भाई कि तू उससे घृणा क्यों करता है? भाई मैं घृणा नहीं करता, वो मेरे से घृणा करता है, तो मतलब मैं उसकी नज़रों में अच्छा भी बन गया और मेरा काम भी हो गया, यानी प्रक्षेपण कर दिया मैंने उस चीज़ का। अंतर्वेशन, इंट्रोजेक्शन क्या होता है? कि अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाना। जैसे माता पिता के मूल्यों को बालक द्वारा स्वयं के मूल्यों के रूप में अंतर्वेशित करना, मतलब माता पिता के गुणों को ग्रहण करना अंतर्वेशन होता है। प्रक्षेपण क्या होता है दोस्तों? कि मतलब मैं किसी का बुरा भी नहीं बनूं, मतलब अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देना, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है? कि अपनी भावनाएं व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे घृणा के स्थान पर प्रेम करना, यानी प्रतिक्रिया निर्माण हो गया, ठीक है। अब मनोलैंगिक विकास, फ्रॉइड के अनुसार क्या है? जीवन का पर्यंत व्यवहार अपनी आधारभूत संतुष्टि की आवश्यकता द्वारा अभिप्रेरित होता है। लिबिडा या लैंगिकता केवल जननांगीय उद्दीप्तिकरण ही नहीं है, अपितु यह शरीर के विभिन्न भागों द्वारा प्रकट होती है, जिसे उत्तेजक क्षेत्र कहते हैं। और बालक को, देखो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होने लायक है वो है लिबिडो, यानी जीवन की ऊर्जा, लिबिडो तुष्टिकरण के प्रभाव पर। बस एक ये कुछ लाइन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो अवस्थाएं हैं ना, उनको तो आप ऐसे रट लेना बहुत बुरी तरह, क्योंकि ये अवस्थाएं पूछी जाती हैं कि निम्न में से फ्रॉइड की अवस्थाएं नहीं हैं, या फिर निम्न में से मनोलैंगिक अवस्थाएं नहीं हैं। तो मनोलैंगिक अवस्था जैसे मुख्य अवस्था होती है दोस्तों, आपको पता है कि जन्म से 18 माह तक, इसको एक तो ये लाइन आप लोगों को याद करने लायक है। कौन सी दोस्तों? कि जन्म से 18 माह तक की अवधि, और बालक के शरीर के मुख्य भाग द्वारा खुशी प्राप्त करता है, इसलिए मुख्य क्रियाएं जिसमें होठ, जीभ, अंग आदि चूसना। फ्रॉइड के अनुसार इस अवस्था में अत्यधिक अपर्याप्त मुख्य उद्दीप्तिकरण प्रौढ़ावस्था में से मुख्य है। देखो मुख के द्वारा दोस्तों वह क्या करता है? लैंगिक अनुभूतियां करता है मुखों के द्वारा, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों। गोदी अवस्था क्या होती है दोस्तों? कि बालक के विकास की यह अवस्था 18 माह से 3, देखो इन अवस्थाओं का टाइम पीरियड याद रखना आप लोग दोस्तों। वो क्या है? जन्म से 18 माह और ये 18 से 3 वर्ष, जिसमें जीवन का ऊर्जा मुख से गुदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। जीवन ऊर्जा यानी जो लिबिडो होती है वो कहाँ पर आ जाती है दोस्तों? मुख से गुदा में आ जाती है। मलत्याग की क्रिया से उसे तनाव से मुक्ति और खुशी देती है, ठीक है। अब इसके विपरीत दूसरी तरफ स्वच्छ और किफायती, ठीक है। उत्तर लैंगिक अवस्था क्या होती है दोस्तों? यानी फैलिक स्टेज, यानी 3 से 5 वर्ष होती है फैलिक। फैलिक यानी 5, ऐसे याद रखना, फैलिक स्टेज यानी फैलिक 5, उत्तर लैंगिक, जिसमें बालक का संतुष्टिकर जननांगों पर केंद्रित हो जाता है, ठीक है दोस्तों, जन्म से 5 वर्ष तक। देखो दोस्तों, जन्म से 5 बालक अपने माता पिता और से तदनुसार करता है। बालकों में बालकों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। फ्रॉइड के अनुसार बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करती है। ध्यान रखना, बालक अपनी माता से प्रेम करता है और बालिका अपने पिता से प्रेम करती है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या फ्रॉइड ने इसे, मतलब जो समान लिंगीय अभिभावक से जो विद्वेष रखता है ना, उसको फ्रॉइड ने क्या कहा है? ऑडिपस ग्रंथि का नाम दिया। फ्रॉइड ने इसे ऑडिपस ग्रंथि, ग्रीस की पौराणिक कथा के अनुसार राजा ऑडिपस ने अनजाने में अपनी पिता की हत्या करके अपनी माता से विवाह कर लिया था। तो मतलब क्या है दोस्तों? ऑडिपस क्या है? लड़कों में पाई जाती है जो कि अपनी माता से प्रेम करते हैं, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है जो कि अपनी माता से प्रेम ना करके पिता से प्रेम रखती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इलेक्ट्रा ऑडिपस। और एक हमने क्या पढ़ा था? लिबिडो यानी जीवन ऊर्जा। ये सभी किससे संबंधित है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड से, ठीक है। अगला है सुप्तावस्था, कि बालक की यह अवस्था 5 वर्ष से यौवनारंभ तक होती है। 5 वर्ष से यौवनारंभ तक सुप्तावस्था होती है। इस काल में जो जीवन ऊर्जा अलैंगिक क्रियाओं जैसे खेलकूद और आदि में प्रतिस्थापित हो जाती है। बस एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और कुछ नहीं। एक जननांगीय अवस्था होती है दोस्तों,
यह किशोरावस्था काल है जिसमें लैंगिक ऊर्जा पूरे बल के साथ में दोबारा प्रकट होती है और ऐसी बालक के शरीर कार्य की और परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। ठीक है दोस्तों, जीवन काल में कुछ आंतरिक संघर्ष में अधिकतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है कि जननांगीय अवस्था के अंत तक स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है। व्यक्तित्व विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रेम कार्य के लिए मध्य संतुलन स्थापित करती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व होने के 3 संघटकों इदम, अहम और परा अहम से बनता है। प्रत्येक घटक के अपने कार्य सिद्धांत और गतिशीलता होती है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और व्यक्ति को इन तीनों घटकों की अंत्यक्रिया का परिणाम होती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों घटकों की अंत्यक्रिया का परिणाम होता है। कौन सा? इदम, अहम और परा अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। एरे करेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।